हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके साइंस या फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो पिछले वीडियो क्लिप में हमने देखा था कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में यदि वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, या कह लें कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति क्या है, इसको हमने देखा था। आज हम उत्तल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसको हम देखेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक होगा कि उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति क्या होगी। तो हमारे सामने एक उत्तल दर्पण है M1PM2 कॉन्वेक्स मिरर है और इसके सामने एक वस्तु O डैश कहीं पर भी रखी हुई है और इसके बिंदु O डैश से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है इस तरह से। और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई बिंदु है और उससे चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है इस तरह से ये बिंदु A पर आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो लगेगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये हमारा जो पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रकाश की किरण परावर्तित प्रकाश की किरण है और ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश की किरण ये है जो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है और ये दर्पण के बिंदु B पर आपतित हो रही है। और आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस चली जाती है। तो यह प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है लेकिन परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस चली जा रही है। तो एक परावर्तित किरण ये हो गई और दूसरी परावर्तित किरण ये हो गई और दोनों परावर्तित किरणें एक इस तरह से जा रही है और दूसरी इस तरह से जा रही है। तो इधर वास्तव में कहीं भी नहीं मिलेंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। ये इस तरह से जा रही है और ये इस तरह से जा रही है। जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कहीं भी वास्तव में नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर दोनों प्रकाश की किरण को इधर से देखा जाए तो लगेगा कि इस बिंदु I डैश से ये प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, इसी बिंदु I डैश से ये प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत हो रही है। यानी दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु I डैश से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो I डैश है इस O डैश का क्या होगा, प्रतिबिंब बिंदु होगा और वो कैसा होगा, आभासी। क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। इसका आशय ये है कि I डैश जो है O डैश का आभासी प्रतिबिंब होगा और ये वस्तु जो मुख्य अक्ष पर लंबवत है तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत होगा। यानी I डैश जो होगा O डैश का आभासी प्रतिबिंब होगा। यानी ये उत्तल दर्पण के सामने वस्तु O डैश है, इसका प्रतिबिंब I डैश बन रहा है। इस प्रतिबिंब की स्थिति को आप देखें तो क्या देखेंगे कि पहले तो दर्पण के पीछे बन रही है और कैसी बन रही है, आभासी बन रही है, सीधा एवं वस्तु से छोटा। ये जो होगा प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी और ये प्रतिबिंब की स्थिति। और यहाँ पर वस्तु की स्थिति, तो वस्तु कहीं भी रखा हो, अभी वस्तु यहाँ रखा है तो भी दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं और इस बिंदु I डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उत्तल दर्पण के सामने आप कहीं भी वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा,
आभासी बनाएगा, दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु होगा उससे चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में कहीं नहीं मिलती है, वो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत ही होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा एवं वस्तु से छोटा होगा। तो वस्तु की स्थिति यानी प्रत्येक स्थिति में वस्तु के दर्पण के सामने प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। तो इसमें तमाम कंडीशन नहीं देखने हैं, तमाम स्थितियों को नहीं देखना है, केवल यही कह देना है कि वस्तु दर्पण के सामने कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इसको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखेंगे और जो 3 नियम है दर्पण से प्रतिबिंब बनने के, उसके आधार पर 2 प्रकाश की किरणें आपतित कराएंगे। एक मान लीजिए यहाँ पर हमने मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण को ले गए हैं और दूसरा वक्रता केंद्र की ओर ले गए हैं, तो दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं। तो इस तरह से आप उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रख करके किन्हीं 2 आपतित प्रकाश की किरणों को लेंगे तो वो आपतित प्रकाश की किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिलेंगी और किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, जैसे यहाँ पर I' से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो इसको आप देख लेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन? तो जैसा कि यहाँ पर आवर्धन शब्द जो है वो वर्धन से मिलकर बना हुआ है, बढ़ाने की प्रवृत्ति से मिलकर के बना हुआ, यानी बढ़ाने की प्रवृत्ति। तो ये जैसे कोई दर्पण होता है वस्तु के प्रतिबिंब को बढ़ा देता है और कोई दर्पण होता है वस्तु के प्रतिबिंब को घटा देता है। तो बढ़ाने की प्रवृत्ति अगर होगी तो वर्धन जो होगा, आवर्धन जो होगा 1 से ज़्यादा होगा। अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है तो रेखीय आवर्धन 1 से अधिक होगा और यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है तो रेखीय आवर्धन 1 से कम होगा। रेखीय आवर्धन का मान जो होता है वो 1 से बड़ा तब होगा जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा हो जाएगा और 1 से छोटा तब होगा जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा हो जाएगा। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की आकृति तथा वस्तु की आकृति के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा है तो उस वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा और वस्तु का जो आकार होगा उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे? दर्पण का रेखीय आवर्धन कहेंगे। और इसको यम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यम से लिखते हैं। इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। अब आप जानते हैं कि प्रतिबिंब के आकार को साइज ऑफ इमेज को आप किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। और वस्तु के आकार को साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को आप किससे लिखते हैं? ओ से लिखते हैं। तो अब यहाँ परिभाषा में दिया गया है कि किसी वस्तु का रेखीय आवर्धन दर्पण द्वारा बनाए गए वस्तु के प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को कहते हैं। तो ये क्या हो गया? इसको यम से लिखते हैं तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? आई अपान ओ लिख सकते हैं। यम इक्वल टू आई अपान ओ लिख सकते हैं। अब ये तभी
अनुपात को कहेंगे जब वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार को मुख्य अक्ष के लंबवत मापेंगे। जैसे ये हमारा वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो वस्तु का आकार इस मुख्य अक्ष के लंबवत नाप लिया और प्रतिबिंब का आकार भी इस अक्ष के लंबवत माप लिया। दोनों की जो लंबाई हो गई, दोनों का जो आकार हो गया, उसी आकार के अनुपात को हम क्या कहेंगे? दर्पण का रेखीय आवर्धन कहेंगे। तो यहां पर आकार भी आप कह सकते हैं, यहां पर लंबाई भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लंबाई, और यहां पर भी लंबाई। तो क्या हो गया? दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई अथवा आकृति तथा वस्तु की आकृति, इसको लंबाई कह लेंगे, के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यम इक्वल टू क्या होगा? अतः रेखीय आवर्धन एम इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई आई और बटा वस्तु की लंबाई ओ। ये एक फार्मूला बन के आता है। अब दोनों ही लंबाई है, आई भी लंबाई है, ओ भी लंबाई है, तो मात्रक की बात करें तो रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो क्या हो गया कि यह एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो ये हो गया हमारा रेखीय आवर्धन किसी दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की आकृति अथवा लंबाई तथा वस्तु की आकृति अथवा लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। और लंबाई को हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत मापते हैं। और यदि वस्तु की लंबाई ओ हो और प्रतिबिंब की लंबाई आई हो तो रेखीय आवर्धन यम इक्वल टू क्या होता है? आई बाई ओ होता है। यहाँ पर आई को आप लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज और ओ को आप लिख सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी आई जो होगा वो प्रतिबिंब की लंबाई होगी और ओ जो होगा वो वस्तु की लंबाई होगी। तो ये हमारा हो गया रेखीय आवर्धन। अब रेखीय आवर्धन के लिए फार्मूला क्या होता है उसको हम देखेंगे। रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र, एक तो सूत्र हम जान गए हैं कि m इक्वल टू क्या होता है? आई अपान ओ होता है, जहां आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है और ओ क्या है? वस्तु की लंबाई है। अब इसी m को हम u एंड v के रूप में भी देखेंगे। अब यहाँ पर u क्या है? जब पहले दिन हम चिन्ह परिपाटी बता रहे थे तो उस दिन u के विषय में हमने बताया था कि u जो होता है वो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है और v जो होती है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, और v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो हमको रेखीय आवर्धन को u और v के रूप में देखना है कि u और v के रूप में रेखीय आवर्धन के लिए फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण लिया है जिसको आप कह सकते हैं M1 P M2। इसका ध्रुव P है और इसके सामने u दूरी पर एक वस्तु O डैश रखा है, यानी OP जो होगा वो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। और आप जानते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी को माइनस में लिखते हैं, ये माइनस ही होगा। आगे इस O डैश का प्रतिबिंब I डैश बन रहा है जो दर्पण से भी दूरी पर है या P से भी दूरी पर है, यानी इस IP को हम भी लिख सकते हैं। तो IP क्या हो जाएगा? माइनस भी होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण के बाएं तरफ हम दूरी को क्या मापते हैं? माइनस मापते हैं। आगे ये वस्तु की लंबाई O डैश है, वस्तु की लंबाई O डैश है जिसको हम O कह लेते हैं, और प्रतिबिंब की लंबाई I डैश है जिसको हम I कह रहे हैं। तो ये जो O डैश है ये दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई है, इसलिए इसको प्लस लिखेंगे। और ये प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है, मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है, इसलिए इसको माइनस लिखेंगे। ये इतना हमको इस दर्पण के सामने रखे हुए वस्तु एवं प्रतिबिंब के विषय में सूचना मिली। आगे हम देखते हैं कि कैसे O डैश का प्रतिबिंब I डैश बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वस्तु का कोई बिंदु O डैश है। O डैश से एक प्रकाश की किरण P की तरफ चल रही है और दूसरी प्रकाश की किरण F की तरफ चल रही है।
ये एफ है, एफ की तरफ चल रही है। तो जो एफ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। दूसरी आपतित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा उसके विषय में हमको देखना है। सीपी क्या होगा, इस दर्पण पर लंब होगा। क्यों लंब होगा, क्योंकि दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से अगर हम मिलाते हैं तो वो बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो लाइन होती है दर्पण पर लंब होती है। तो ये लाइन अगर लंब हो गई सीपी, जिसको हम मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं, तो ये लाइन दर्पण पर अविलंब हो गई और ये आपतित प्रकाश की किरण हो गई। तो ये आपतित प्रकाश की किरण है, आपतित किरण है, और ये क्या है, अविलंब है, अविलंब है। तो आपतित प्रकाश की किरण और अविलंब के बीच का कोण ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ये परावर्तित प्रकाश की किरण है, ये आपतित प्रकाश की किरण है, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो रही है। तो ये परावर्तित प्रकाश की किरण हो गई, परावर्तित किरण, और ये अविलंब हो गया। तो परावर्तित किरण एवं अविलंब के बीच का कोण ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, और ये हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर। तो ये कोण आई और ये कोण आर दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये एक परावर्तित किरण है ये, और एक परावर्तित किरण है ये। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर मिल रही हैं। तो आई डैश क्या होगा, इस ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। और वस्तु चूंकि लंबवत है तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, लंबवत होगा। यानी आई आई डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, ओ डैश क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। अब यहां से दो त्रिभुज हमको मिलते हैं। एक त्रिभुज मिलता है त्रिभुज ओ डैश पी, तथा दूसरा त्रिभुज मिलता है आई डैश पी। अब दोनों त्रिभुज को हम ध्यान से देखते हैं। ये त्रिभुज है ओ डैश पी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज इस तरह से। और एक त्रिभुज है आई डैश पी, ये वाला त्रिभुज। तो एक त्रिभुज हो गया, ये तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, एक त्रिभुज हो गया। और दूसरा त्रिभुज हो गया ये भुजा, ये भुजा और ये बड़ी वाली भुजा। तो दोनों त्रिभुज में अगर हम देखें तो क्या देखेंगे कि कोण ओ डैश ओ पी बराबर कोण आई डैश आई पी, और दोनों कोण कितना है, 90 डिग्री है। ये कोण ओ डैश ओ पी 90 डिग्री, और ये कोण आई डैश आई पी ये 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो ये समकोण त्रिभुज हो गए। अब देखिएगा इसी बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण आई है और छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण आर है। आई और आर दोनों बराबर होते हैं, तथा कोण क्या हो जाएगा, आई डैश पी आई बराबर कोण ओ डैश पी ओ। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम कोण आई इक्वल टू कोण आर जानते हैं। ये हो गया। अब इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये, इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं। यानी दो त्रिभुज में अगर दो कोण अलग अलग एक दूसरे के बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो इन दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। इसलिए कौन कौन कोण और बराबर हो जाएंगे, पी ओ डैश ओ बराबर कोण पी आई डैश आई, ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो अब इस दोनों त्रिभुज में तीनों कोण अलग अलग बराबर हैं। क्या लिखेंगे, आता है त्रिभुज ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई डैश पी क्या होगी, समरूप त्रिभुज होगी। अब जब समरूप त्रिभुज है तो पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार, इस तरह से। तो ये एक का लंब है आई डैश और दूसरे का लंब है ओ डैश, तो क्या हो जाएगा, अतः संगत भुजाओं का अनुपात, यदि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर हो जाता है। तो संगत भुजा क्या हो गए, पहले का लंब
आई डैश या ये आई डैश बटा ओ डैश इज इक्वल टू आई पी बटा ओ पी। ये हो गया कि चिन्ह सहित मान रखने पर क्या हो जाएगा, आई डैश को आप क्या लिखे हैं माइनस आई बटा ओ डैश को प्लस ओ, इस तरह से बराबर ये आई पी ये पी से प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखेंगे माइनस भी बटा ओ पी क्या हो जाएगा माइनस यू। ये हो गया हमारे पास। या इसी को आप लिख सकते हैं कि आई अपान ओ इक्वल टू माइनस भी अपान यू। ये और आई अपान ओ को आप क्या जानते हैं एम जानते हैं, तो क्या हो गया यहाँ से एक लाइन और बढ़ा देंगे, एम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू। ये एक फार्मूला बन गया दर्पण के रेखीय आवर्धन के लिए। तो ये अवतल दर्पण के लिए भी सही होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी सही होता है। तो इस तरह से हम दर्पण के रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र m बराबर आई बटा ओ भी देखें और m बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस भी बटा यू भी देखें। तो ये हमारा रहा रेखीय आवर्धन से संबंधित सूत्र और रेखीय आवर्धन की परिभाषा। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या आप देखें कि दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की आकृति अथवा लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है तो रेखीय आवर्धन 1 से अधिक होता है और यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है तो रेखीय आवर्धन 1 से कम होता है। और वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई को हम क्या करते हैं मुख्य अक्षीय लंबवत मापते हैं। रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह अनुपात होता है। और रेखीय आवर्धन के लिए एक और फार्मूले का डेरिवेशन हमने किया कि m इक्वल टू आई बाई ओ ही नहीं होता है, m इक्वल टू माइनस बी बाई यू भी होता है। तो ये एक नया फार्मूला बन गया दर्पण के रेखीय आवर्धन के लिए। तो ये रेखीय आवर्धन के लिए उत्तल दर्पण के लिए भी फार्मूला है और अवतल दर्पण के लिए भी फार्मूला है। तो इस तरह से हमने आज रेखीय आवर्धन को देखा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके साइंस की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगली वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।